आज जो 50 प्रैक्टिस सेट पेपर्स फॉर टीजीटी इंग्लिश के बाई डॉक्टर रंजीत सिंह वाली बुक है, उससे प्रैक्टिस सेट उससे हम रंजीत सिंह वाली जो प्रैक्टिस सेट 3 है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो ज्यूल्स मिचेलेट थे, मिचेलेट MICHELET, तो ज्यूल्स मिचेलेट जो है वो किस देश से संबंधित थे? ये जूल्स मिचेलेट ये फ्रांस के इतिहासकार थे जिन्होंने हिस्टोरी डी फ्रांस लिखा था, और इन्होंने ही सबसे पहले रेनेसां टर्म का प्रयोग किया था और इसको डिफिनेशन भी दिया था। तो किस देश के थे जूल्स मिचेलेट? फ्रांस देश के थे। दूसरा क्वेश्चन है कि जूल्स मिचेलेट ने रेनेसां को किस वर्ष डिफाइन किया था? तो 1855 में डिफाइन किया था रेनेसां को अपनी बुक हिस्टोरी हिस्टोरी डी फ्रांस में, जिसका इंग्लिश नाम होगा हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। हिस्टोरी डी फ्रांस का मतलब हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 1855 में मिचेल ने टर्म रेनेसां को डिफाइन किया था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का आंदोलन रेनेसां था? तो ये जो रेनेसां आंदोलन था, न रिलीजियस था, न धार्मिक था, न सामाजिक था, न ट्रेडिशनल था। ये एक कल्चरल मूवमेंट था। कैसा मूवमेंट था? कल्चरल, सांस्कृतिक मूवमेंट था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का आंदोलन इटालियन विद्वानों को प्रेरित करता था फिलोसफी और लिटरेचर अध्ययन करने के लिए? मतलब किस आंदोलन ने इटालियन विद्वानों को प्रेरित किया फिलोसफी और लिटरेचर पढ़ने के लिए, फिलोसफी और लिटरेचर अध्ययन के लिए? तो रेनेसां ने प्रेरित किया इटली के विद्वानों को कि आप फिलोसफी पढ़िए और लिटरेचर पढ़ने के लिए। पांचवा क्वेश्चन कहता है हु वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ इटली इन द टाइम ऑफ रेनेसां? रेनेसां के समय में इटली का सबसे महान विद्वान कौन था? तो रेनेसां के दरमियान सबसे महान विद्वान इटली का पिट्रार्क था, PETRARCH, पिट्रार्क था। ना ओविड था, ना वर्जिल था, ना सिसेरो था। कौन था? पिट्रार्क था। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में किसने स्थापित की? वैसे तो हम तुम्हें बता चुके हैं जर्मनी में गुटेनबर्ग ने की थी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, लेकिन इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो विलियम कैक्सटन ने। गुटेनबर्ग ने इन्वेंटेड की, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने इन्वेंटेड की थी, दूसरे वाले उसमें प्रैक्टिस सेट में बताया था। लेकिन इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? विलियम कैक्सटन ने, CAXTON। सातवां क्वेश्चन कहता है कि कौन रेनेसां के आगमन को मार्क करता है इंग्लैंड में? किसने मतलब रेनेसां को प्रेरित किया या रेनेसां को चिन्हित किया कि रेनेसां इंग्लैंड में आ गया है? तो ना तो जॉन लिली ने, ना मार्लोवे, ना चासर साहब ने मार्क्स किया। चासर मार्क्स अराइवल ऑफ रेनेसां इन इंग्लैंड। अगला है आठवां क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोट्री? इंग्लिश पोट्री के पिता के तौर पर किसे जाना जाता है? तो चासर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोट्री। चासर को अंग्रेजी कविता के पिता के तौर पर जाना जाता है। नवा है हुज पोट्री एक्सपोजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसां इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में किसकी काव्य ने एक्सपोज किया रेनेसां के प्रभाव को? मतलब इंग्लैंड में रेनेसां के प्रभाव को किसने एक्सपोज किया, किसने खुलासा किया, किसकी कविता ने? तो चासर की कविता ने रेनेसां के प्रभाव को बताया कि इंग्लैंड में रेनेसां का प्रभाव है। ये कविता चासर की बताती, मतलब चासर की कविताओं से पता चलता है कि रेनेसां का प्रभाव था इंग्लैंड में।
10वां क्वेश्चन कहता है कि विच एज रिनेसा इन्फ्लुएंस्ड मच, किस युग में रिनेसा का प्रभाव बहुत अधिक था? तो एलिजाबेथन एज में, ना क्लासिकल एज में, ना अगस्टन एज में, विक्टोरियन एज में भी नहीं। एलिजाबेथन एज में रिनेसा का प्रभाव बहुत अधिक था। 11वां क्वेश्चन है ससुरा सौसुरा इज ए इन ए लाइन, लाइन में ये सौसुरा होता है, क्या होता है? CAESURA। ससुरा होता है लाइन में फौज, एक रुकावट होती है उसको सेसुरा बोलते हैं। CAESURA, ससुरा इज ए पॉज इन ए लाइन। व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस? पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? तो पोएटिक लाइसेंस 12वां क्वेश्चन है। पोएटिक लाइसेंस लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोट्री, कविता में आज़ादी, भाषा के साथ में आज़ादी और पोट्री में तथ्यों की आज़ादी, यही पोएटिक लाइसेंस होती है। पोट्री रिटन टू एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्सिफिकेशंस, ये होता है। या पोएटिक नॉर्म्स ऑफ ए पार्टिकुलर पीरियड, ये होता है। या लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोट्री, ये होता है। तो पोएटिक लाइसेंस होता है लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोट्री। 13वां क्वेश्चन है कि द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि जो विचारों का और जागरूकता का अनब्रोकन फ्लो दिमाग में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? तो अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड, मतलब जो चेतन माइंड में जागरूकता की चेतना आती है, विचारों का जो अनब्रोकन फ्लो बहता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, CONSCIOUSNESS, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, आने के चांस है, TGT 2001 में आया था। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें एक बी ऑप्शन दिया है एपिफैनी। एपिफैनी का मतलब होता है बोध, तो बोध नहीं होता है। फिर दिया निगेटिव कैपेबिलिटी। निगेटिव कैपेबिलिटी नकारात्मक क्षमता, एक लेखक की क्षमता जो अनिश्चितताओं, रहस्यों और संदेह के बिना किसी चिड़चिड़ाहट के तथ्य के कारण तक पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं निगेटिव कैपेबिलिटी। 1817 में जॉन कीट्स ने एक पत्र लिखा था किसी विद्वान को, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को वर्णन किया था, जॉन कीट्स ने, निगेटिव कैपेबिलिटी। लेकिन जो अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट होता है, अवेयरनेस इन द वेकिंग ऑफ माइंड, उसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। 14वां कहता है कि कैथरसिस का क्या अर्थ होता है? देखिए, कैथरसिस का अर्थ जो होता है CATHARSIS, कैथरसिस का जो अर्थ होता है, कैथरसिस का अर्थ होता है परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, दया और भय का जो, दया और भय के जो भावात्मक परगेशन होते हैं, तो उसको बोलते हैं कैथरसिस। ना तो ट्रेजिक फ्ला को बोलते हैं, एंटागोनिस्ट में मतलब खलनायक में जो ट्रेजिक फ्ला आता है उसको भी कैथरसिस नहीं बोलते हैं। अगर कोई नायक है, मुख्य नायक है, उसमें ट्रेजिक फ्ला हो तो उसको भी नहीं बोलते हैं। कोई गलत पाप करने के लिए कोई गलत कदम उठता है उसको भी नहीं बोलते हैं। परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर को बोलते हैं कैथरसिस। 15वां है एक डिस्टोपिया। एक टर्म है डिस्टोपिया। क्या कहलाता है डिस्टोपिया? देखिए, डिस्टोपिया जो होता है वो एक अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड को डिस्टोपिया बोलते हैं। इटोपिया एक होता है, उसमें आप सुख की विशेषता बताते हैं, एक काल्पनिक स्वर्ग होता है। डिस्टोपिया एक अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड होता है, मतलब एक दुखद काल्पनिक संसार होता है डिस्टोपिया। ठीक है, ना ही प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड, वो तो इटोपिया हो गया ही,
UTOPIA। अनप्लीजेंट रियल वर्ड ये भी नहीं होगा, प्लीजेंट रियल वर्ड ये भी नहीं, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड होगा। 16वां क्वेश्चन कहता है प्रोलेटेरियन नॉवेल की थीम क्या होती है? प्रोलेटेरियन नॉवेल, प्रोलेटेरियन नॉवेल सर्वहारा उपन्यास कहलाता है, वर्ग चेतना जगाने वाले होते हैं। तो इनका विषय जो होता है वर्किंग क्लास होता है, मतलब वर्ग को जगाने वाले ये होते हैं प्रोलेटेरियन नॉवेल। ना अरस्तु वर्ग के होते हैं, ना सैनिक इसमें आते हैं, ना मिडिल क्लास के होते हैं। ये ऐसे उपन्यास होते हैं जिनमें जगाते हैं समाज को किसी विषय को लेकर, तो उनको प्रोलेटेरियन नॉवेल कहते हैं। अच्छा, 17वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पोट्री? तो डिस्टिंक्टिव फीचर होता है विशिष्ट विशेषता या अंतर्निहित, मतलब कौन सा डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पोट्री का नहीं है, विशिष्ट अर्थ वाला काव्य का रूप नहीं है। तो 17वें में सही हो जाएगा इट इज रिटेन इन वर्स। देखिए ये कोई विशेष नहीं है कि कविता वर्ष में लिखी जाए काव्य में, ये विशेष क्या, कविता तो सभी विशेष में लिखी जाती है। विशेषता उसकी लैंग्वेज है, उसका रिदम है, उसमें हार्मनी जो यूज की जाएगी है, जो शब्द यूज किए जाएंगे वो विशेष होते हैं। बाकी ये रिटेन इन वर्स ये नहीं होता है, तो इसमें सही हो जाएगा इट इज रिटेन इन वर्स। 18वां कह रहा है कि एक ट्रेजिक हीरो के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती? एक ट्रेजिक हीरो के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है? तो गुड, अच्छाई की कोई आवश्यकता होती है। अच्छा होगा तभी तो उसके प्रति लोगों का प्यार बढ़ेगा, लोग उसके प्रति दया दिखाएंगे। कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए, थोड़ा उसमें कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए, दुखद होना चाहिए। मस्ट बी मेल, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेजिक हीरो मेल ही होना चाहिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यही वाला सही है, मस्ट बी मेल होना कोई ज़रूरी नहीं है। हाई स्टेटस भी होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी स्टेटस का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए ट्रेजिक हीरो? तो मस्ट बी मेल। 19वां है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेंस ए मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नैरेटिव? कौन सा कॉन्टेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नैरेटिव का मिक्स होता है? तो मिक्स होता है होमरिक एपिक। होमरिक एपिक जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नैरेटिव का मिक्स होता है। ट्रेजेडी, कॉमेडी, डिथ, थ्रिमैकी, पोट्री ये कुछ नहीं होता है। होमरिक एपिक जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नैरेटिव का मिक्स होता है। 20वां है अरस्तु कहते हैं कि ए प्लॉट मस्ट हैव यूनिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 यूनिटीज? अरस्तु ने जो 3 यूनिटी बताई हैं उनमें से कौन सी यूनिटी नहीं है? तो यूनिटी ऑफ एक्शन अरस्तु ने बताया है, यूनिटी ऑफ प्लेस की भी बताई है, यूनिटी ऑफ टाइम की भी बताई है, लेकिन यूनिटी ऑफ कैरेक्टर की उन्होंने कोई बात नहीं की है अरस्तु ने। तो प्लेस, एक्शन टाइम प्लेस ये बताया है, लेकिन यूनिटी ऑफ कैरेक्टर की बात जो है नहीं उन्होंने की है। 21वां है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन है इसमें? कैरेक्टर, डिक्शन, हार्मनी की प्लॉट? तो प्लॉट को तो अरस्तु ने आत्मा माना है ट्रेजेडी की, तो प्लॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 22वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एरिस्टोटल्स डिफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी? ट्रेजेडी की अरस्तु ने परिभाषा दी है, तो उस परिभाषा का कौन सा पार्ट नहीं है? पहला ऑप्शन है इट एराउजेज पिटी एंड फियर। ट्रेजेडी में फियर भी होगा और पिटी भी होगी, बिल्कुल बात सही, परिभाषा के अनुकूल ही है। इट इन्वॉल्व्स मिमेसिस, इसमें इन्वॉल्व होगा मिमेसिस है, कुछ कहानियाँ यादें आएगी पुरानी, तो बिल्कुल बात सही है। कैसे पापा के साथ, देखो ना हेमलेट कैसे बतलाता है, पापा से गुजारे गए तभी तो उस पल याद आएंगे जो तुम्हारा प्रिय होगा, तभी तो तुम्हें ट्रेजेडी आएगी। इट इज परफॉर्म्ड रेदर देन नरेटेड, वर्णन की बजाय इसको परफॉर्म ज़्यादा किया जाएगा ट्रेजेडी में, तो ये भी सही है। इट हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग, इसमें ट्रेजेडी में ये कोई नहीं जरूरी है कि अनहैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, ये अरस्तु के अनुसार बता रहे हैं। अरस्तु के अनुसार ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि अनहैप्पी एंडिंग ही हो,
भाई बीच में कष्ट हो सकता है, बाद में कुछ ठीक ठाक हो जाए तो फिर वो ट्रेजिडी। तो इट हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग, ये पार्ट नहीं है अरस्तु के ट्रेजिडी के परिभाषा के अनुसार। बाकी इट एराउजेज पिटी एंड फियर, ये सही है। इट इन्वॉल्व मिमेसिस, ये सही है। इट इज परफॉर्म्ड रेदर देन नरेटेड, ये सही है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है इस लाइन में। किस लाइन में? फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री। तो फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री में मेटाफॉर है। फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री में क्या है? मेटाफॉर। मिल्टन अगला है, मिल्टन थाउ सोडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? तो मिल्टन मृतक व्यक्ति है, उसको सजीव की तरह प्रेरित किया गया है, संबोधन किया गया है, तो इसमें एपोस्ट्रॉफी है। क्या है? एपोस्ट्रॉफी। मिल्टन थाउ सोडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इसमें है एपोस्ट्रॉफी। 25वां है, दी प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। एक किसान घर की तरफ आता है अपना थका हुआ रास्ता। तो इसमें है ट्रांसफर्ड एपीथेट। क्या इसमें? ट्रांसफर एपीथेट। द फ्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, तो ट्रांसफर्ड एपीथेट। 26वें में है फिगर ऑफ स्पीच, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज। कहाँ सुंदरता नहीं बैठ सकती है, सुंदरता कहाँ बैठ सकती है उसकी लस्ट्रस आइज, LUSTROUS, लस्ट्रस आइज पर। तो सुंदरता को ऐसे बताया गया जैसे बैठने उठते जैसे सजीव हो। तो जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को भाववाचक नाउन को सजीव की तरह प्रेरित किया जाए, बताया जाए, वर्णन किया जाए, तो वहाँ पे एक ही तो फिगर ऑफ स्पीच होता है, और वो होता है पर्सोनिफिकेशन। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज। अच्छा, एक शेक्सपियर का जो एक फ्रेज है, पियर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन। कौन सा जो फ्रेजेज जो हैं पियर्स दिखाई देते हैं शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन में? तो देखिए, मे दी ग्रेट आथर रेस्ट इन पीस, ये नहीं दिखाई देता है। ही इज रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट एनीथिंग, वह वर्णन नहीं करता है, निवेदन नहीं करता है कुछ लिखने का। ही अराइव्ड ऑन दिस अर्थ विद नथिंग व्हेन ही डाइड, ही लेफ्ट एवरीथिंग टू अस, तो ये भी नहीं है। उसमें दिखाई देता है उसके ग्रेव स्टोन में, कर्स्ड बी ही दैट मूव्स एनी बोन्स। इसकी जो कब्र है उस पर ये शब्द दिखाई देते हैं, क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स बोन्स। तो ये शब्द तो शेक्सपियर की कब्र पर दिखाई देते हैं, बाकी कोई शब्द नहीं दिखाई देते हैं। कर्स्ट बी ही दैट मूव्ड माई बोन्स, उसको अभिशाप देना जो मेरी बोन्स को इधर उधर हटाए। तो ये तो दिखाई देते हैं शेक्सपियर की कब्र पर, तो यही डी वाला सही है। अच्छा, वीनस और एडोनिस इज पोएम किसके द्वारा लिखी गई? सभी जानते हैं वीनस VENUS, एडोनिस ADONIC, ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं। उसकी जो कब्र पर लाइनें लिखी गई हैं वो भी हम तुम्हें बता रहे हैं। टॉम्ब, TOMB, शेक्सपियर की टॉम्ब पर लिखी हैं, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर, टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स, एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। गुड फ्रेंड फॉर जीसस इज सेक फॉर बियर, to dig the dust enclosed here, blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones। तो ये शेक्सपियर की कब्र पर लिखा गया है। अच्छा, ये लाइनें कहाँ से आई हैं? फियर नो मोर द हीट O the sun, fear no more the heat, O the sun, nor the furious winter's rage. Thou thy worldly task hast done, home art gone, and taken thy ways। ये सिम्बेलिन जो 1610 में आई थी, सिम्बेलिन की लाइन्स हैं। Fear no more the heat, O the sun, nor the furious winter's rage. Thou thy worldly task hast done, home art gone, and
टेकन थाईवे सिम्बेलिन में। अच्छा, वीनस एंड एडोनिस जो शेक्सपियर के द्वारा है वो स्टेंजा में स्टेंजा कितनी लाइन के हैं? तो 6 लाइन के हैं। 7 के वो रेप ऑफ लिप्री है। अच्छा, कौन सी विलियम शेक्सपियर की जो वेनस और एडोनिस हैं और द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी है, LUCREC, ये किस प्रकार की पोयम है? तो सभी जानते हैं नैरेटिव पोयम है ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्टोरिकल प्लेस थोड़ा है, ये तो नैरेटिव पोयम है। अच्छा, कौन सा टर्म कहा जाता है इंग्लैंड में नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर? मतलब कौन सा ऐसा टर्म विलियम शेक्सपियर को दिया गया जो अक्सर नेशनल पोएट को माना जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है ये नेशनल पोएट का ही तमगा था पहले। तो वो जो बार्ड ऑफ एवन है वो नेशनल पोएट को बुलाया जाता है विलियम शेक्सपियर। मास्टर ड्रामेटिस्ट नहीं, सुप्रीम पोएट नहीं, बार्ड ऑफ लंदन नहीं, बार्ड ऑफ एवन, ये तमगा जो है इंग्लैंड नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर को था। 34वां क्वेश्चन कहता है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ये किसने लिखी है? तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी AC ब्रॉडले साहब ने लिखी है। किसने? AC ब्रॉडले साहब ने लिखी है। किसने लिखी है? AC ब्रॉडले साहब ने लिखी है। साइलॉक कैरेक्टर है शेक्सपियर का, तो साइलॉक कैरेक्टर है शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस का। चौथी चुड़ैल शेक्सपियर की औरतों के चरित्र में चौथी चुड़ैल किसको कहा जाता है? जो चौथी चुड़ैल कहा जाता है शेक्सपियर की औरतों के कैरेक्टर में लेडी मैकबेथ को। मैकबेथ की पत्नी का नाम शेक्सपियर के नाटक में दिया गया है। क्या दिया गया है? तो कुछ भी नहीं बताया गया, लेडी मैकबेथ ही बताया गया है। ना कलपूर्निया बताया गया, ना डेस्टिमोना बताया गया, ना कॉर्डेलिया कहा गया है। अच्छा, ये कौन शब्द कहता है शेक्सपियर के मैकबेथ में? कौन कहता है? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, दिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, दिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल। तो ये तो मैकबेथ के द्वारा कहा गया, लेकिन मैकबेथ तो इसमें है ही नहीं, तो ना सेकेंड विच, ना फर्स्ट विच, ना थर्ड विच, इसमें कोई नहीं है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, दिस द आईज ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल। 39वां कह रहा है कि कौन सा प्ले जो है वो नॉट बिलोंग टू कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में एक ऐसा नाटक है जो उन तीनों से मैच नहीं कर रहा है। जैसे ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर ये ट्रेजेडी है और टेम्पेस्ट है कॉमेडी, यानी ट्रेजिक कॉमेडी, तो फिर टेम्पेस्ट ही अलग है। अच्छा, पोलेनियस फ्रांस को भेजता है स्पाईयान, यानी स्पाईयान का मतलब जासूसी करने के लिए किसको भेजता है? तो जो ये भेजता है पोलेनियस लिर्ट का पिता, ओफेलिया का पिता, जासूसी करने के लिए फ्रांस को भेजता है रेनाल्डो को, REYNALDO, रेनाल्डो। 41वां कहता है कि कितने कैरेक्टर हैमलेट नाटक को के दौरान, मतलब हैमलेट नाटक में कितने कैरेक्टर स्टेज पे मर जाते हैं? तो 8। कितने? 8। अच्छा, कौन ये फेमस लाइन बोलता है टू बी और नॉट टू बी? ये सॉलिलोक्यू है, तो ये हैमलेट बोलता है टू बी और नॉट टू बी। अब कह रहा है कि शेक्सपियर ट्रेजेडी का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम था द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। अच्छा, लिरिकल बैलेट जो था वो बड़ा प्रशंसा की गई अमेरिका में उसकी, इंग्लैंड से ज़्यादा प्रशंसा की गई लिरिकल बैलेट की। पहला एडिशन तो अमेरिका में किस साल आया? तो 1798 में तो ब्रिटेन में हुआ, लेकिन पहला जो लिरिकल बैलेट का प्रकाशन आया जिसकी इंग्लैंड से भी ज़्यादा अमेरिका में प्रशंसा हुई, वो 1802 में आया। कब आया? 1802 में। खूब याद रखना, ये 1798 1802 अलग अलग बात है।
तो 1802 में आया। अगला देखिएगा, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्रिप्टिव स्केच और इवनिंग वॉक को प्रकाशित किया था। तो आप सभी जानते हो 29 जनवरी 1793 को। कब प्रकाशित किया था? 29 जनवरी 1793 को। किस भाषा में सॉल्टरी गर्ल गा रही है? तो आप सभी जानते हो सॉल्टरी गर्ल जो है, जो सॉल्टरी रेपर दिया गया है, तो उसकी भाषा जो है अर्स है, जिस ERSE, अर्से कह लो या अर्स कह लो। ब्रैकेट में दिया गया है ग्वालिक भाषा, GAELIC, ग्वालिक भाषा या अर्स भाषा में गा रही है। अच्छा, किस पोयम में ब्राउनिंग लिखते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में? क्या लिखते हैं? जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबॉन्ड टू स्टिक इन हिज कोट, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रेवेंड टू स्टिक इन हिज कोट। तो ब्राउनिंग साहब जो है ये लाइन वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखते हैं दी लोस्ट लीडर में। 48वां क्वेश्चन है, ये कौन किस में लाइन्स हैं? सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी, वो अपनी कब्र में है लेकिन फिर भी मुझसे डिफरेंस है। तो ये लाइनें लिखने वाले जो हैं वो सी ड्वेल्थ अमॉन्ग दी अनट्रोडन वेज, है ना। कहाँ है, कहाँ उसकी बात की गई है? तो ये लाइनें ली गई हैं, एक कविता है विलियम वर्ड्सवर्थ की, सी ड्वेल्थ अमॉन्ग दी अनट्रोडन वेज की ये लाइनें हैं। सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। 49वां है, कौन कहता है विल्टन वॉज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर? ये बात कहने वाले पोएटिकल रूप से काव्यात्मक पुत्र हैं स्पेंसर के मिल्टन, ये जॉन ड्राइडन साहब कहा करते थे। कौन कहते हैं? जॉन ड्राइडन साहब। अगली लाइन है, हाउ सून हैथ टाइम, कैसा जल्दी समय है, द सबटल थीफ ऑफ यूथ, है जवानी सब चुरी जा रही है, स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर, 20th ईयर। तो किसके बारे में ज़्यादा बातचीत कर रहा है ये? तो ये बात कर रहा है ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23। तो ये इस लाइन से ली गई, इस कविता से ली गई है। हाउ सून हैथ टाइम द सबटल थीप ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर। तो ये लाइन ली गई है ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23। तो ये है पहला पोएम हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन्स हैं। आगे है, फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्प्रिट डथ रेज टू स्कॉर्न डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस डेज। तो ये लाइनें हैं किसकी हैं? लाइसिडस की लाइनें। फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डथ रेज टू स्कॉर्न डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस डेज। तो ये है लाइनें लाइसिडस की। अगला है, मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, मुझे सोचो मैंने देखा अपने स्वर्गीय एस्पाउस संत को। मिल्टन सेलिब्रेट हिज सेकेंड वाइफ, किसको? ये लाइन कह के एक सोनेट उन्होंने लिखा है, मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। इसमें जो है अपनी वो सेकेंड वाइफ को सेलिब्रेट करता है। अच्छा, किस साल में गर्ल्सवर्दी ने नाइटहुड का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था? तो वो 1918 में उन्होंने गर्ल्सवर्दी ने नाइटहुड का ऑफर रिफ्यूज कर दिया था। पहला प्ले कौन सा है गर्ल्सवर्दी का? तो आप सभी लोग जानते हो, पहला प्ले है गर्ल्सवर्दी साहब का द सिल्वर बॉक्स। अच्छा, दी हाई रोड ऑफ लाइफ, इस फ्रेज को किसने यूज किया? हाई रोड ऑफ लाइफ, ये फ्रेज है, एक वाक्यांश है, हाई रोड ऑफ लाइफ। तो इसको फ्रेज को यूज किया है कॉलरिज साहब ने। किसने? कॉलरिज साहब। टेबल टॉक एक ऐसे है,
कॉलरिज साहब का ऐसे है टेबल टॉक, यानी मेज की बात। तो इसको जो है उन्होंने एक निबंध लिखा है टेबल टॉक, और ये लिखा है कॉलरिज साहब ने टेबल टॉक शेक्सपियर पर। किस पे लिखा है? शेक्सपियर पर। 58वां क्वेश्चन कहता है कॉलरिज विद हिज फ्रेंड फॉर्म्ड ए पेंट एशोकेरेशी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सस्क्यूहाना। दिस वाज टू बी एन आइडियल कम्युनिटी। द नेम ऑफ द फ्रेंड वाज। देखिए इसमें जो शब्द एक आया है सस्क्यूहाना, ये गंदी नदी है। सस्केहन्ना नदी दुनिया की सबसे मौजूदा नदियों में से, पुरानी नदियों में से एक है। इसकी उम्र 320 से 340 मिलियन वर्ष बताई गई है। ओटसेगो झील से निकली है और चेसाका खाड़ी में गिरती है। तो कॉलरेजी अपने मित्र के साथ में एक पेंट एशोक्रेसी करते हैं। किस नदी के किनारे पर ये पंत एशोक्रेसी करते हैं? सस्क्यूहाना। और ये एक आदर्श समाज है, जो एक आदर्श कम्युनिटी है। तो उस फ्रेंड का क्या नाम है? तो उस फ्रेंड का नाम है साउथे। कॉलरिज साहब के फ्रेंड का क्या नाम है? साउथे। वर्ड्सवर्थ मत लिख देना, ये आ सकता है क्वेश्चन। साउथे साहब है ना। कॉलरिज विद हिज फ्रेंड फॉर्म्ड ए पेंट आइसोक्रेसी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सस्क्यूहाना। दिस वॉज टू बी एन आइडियल कम्युनिटी। इसको आइडियल कम्युनिटी भी कहा जाता है, समुदाय भी कहा जाता है। तो उसको बोले मित्र कौन है? तो साउथ है। अच्छा, ये कौन कहता है द होल बुक ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया इज एमोंग द फ्यू विच कॉन्स्टिट्यूट द वेरी बाइबल ऑफ क्रिटिसिज्म। बायोग्राफिया लिटरेरिया की संपूर्ण बुक किसके कॉन्स्टिट्यूट द वेरी बाइबल ऑफ क्रिटिसिज्म? मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूट द वेरी बाइबल ऑफ क्रिटिसिज्म, बाइबल की आलोचना के तौर पर बाइबल को कॉन्स्टिट्यूट जिसने उस बुक ने किया, बायोग्राफिया लिटरेरिया, वो कौन सा है? किसने कहा? मतलब ये लाइन किसने कही? द होल बुक ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया इज अमॉन्ग द फ्यू विच कॉन्स्टिट्यूट द वेरी बाइबल ऑफ क्रिटिसिज्म। तो ये बात कही है सेंट्सबरी ने, SAINSBURY। सेंट्सबरी ने कहा है द होल बुक ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया इज अमॉन्ग द फ्यू विच कॉन्स्टिट्यूट द वेरी बाइबल ऑफ क्रिटिसिज्म। 60वां क्वेश्चन कह रहा है कॉलरिज ब्रेक्स इमेजिनेशन इनटू टू पार्ट्स। कॉलरिज ब्रेक्स इमेजिनेशन इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इमेज इज प्राइमरी इमेज क्या होती, मतलब कह रहा है ये 60वां क्वेश्चन कि कॉलरिज साहब ने कल्पना को दो भागों में बांटा है, प्राइमरी कल्पना और सेकेंडरी कल्पना। तो प्राइमरी कल्पना इनके अनुसार जो होती है वो होती है सबके द्वारा ये कल्पना की जाती है, लोगों को ये आज्ञा देती है कि तुम किसी के बारे में सोचो, संसार का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में सोचो। यही जो होती है प्राइमरी कल्पना। शेयर्ड बाय ऑल एंड अलाउ पीपल टू अनकॉन्शियसली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये प्राइमरी कल्पना के बारे में बात की गई है। सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होती है? देखिए सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है बिलोंग्स प्योरली टू द पोएट। फर्स्ट वाली तो सब कर सकते हैं, लोग भी कर सकते हैं फर्स्ट वाली। द्वितीय कल्पना के अनुसार सैमुअल टेलर के मुताबिक कल्पना जो है, द्वितीय कल्पना जो होती है वो बेहतर होती है। कल्पना वह क्षमता है जो सबके पास नहीं होती, आसपास की दुनिया को दिखे वो कल्पना, उसके हिसाब से सोचना चाहिए। तो इसमें 61वें में हो जाएगा बिलोंग्स प्योरली टू द पोएट। ये कवि ही सोच सकता है। हु कैन कॉन्सली शेप न्यू वर्ड्स। दिखता है उस संसार को तो सभी देख लेते हैं, लेकिन उस संसार के आधार पर एक नया वर्ड शेप कर देना, ये सेकेंडरी इमेजिनेशन है। 62वां है इट इज ए इंफीरियर फैकल्टी टू इमेजिनेशन। ये एक इंफीरियर है कल्पना को,
एक inferior faculty है, it acts mechanically in bringing together various dissimilar components to produce appropriate image. It is the logical faculty this refers to. तो ये है फैंसी, इसको क्या बोलते हैं? फैंसी. इट इज एन इंफीरियर, ये एक इंफीरियर फैकल्टी है कल्पना की. इसमें मैकेनिकल कार्य करते, इसमें कार्य मैकेनिकल होता है, साथ में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स लाए जा, असमान कंपोनेंट्स मतलब समान कंपोनेंट्स अगर लाएं तो अलग बात है, असमान कंपोनेंट्स साथ में लाए जाते हैं, खास करके प्रशंसनीय इमेज के लिए, मतलब असमान विचारों वाले लोग इसलिए साथ लाए जाते हैं कि प्रशंसा लोग करें. तो इस लॉजिकल फैकल्टी, इट इज एक लॉजिकल फैकल्टी होती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको फैंसी कहते हैं, FANCY. ना इमेजिनेशन कहते हैं, ना प्राइमरी इमेजिनेशन, ना सेकेंडरी, इसको फैंसी कहते हैं. अच्छा, पीरियडिकल वॉज एस्टेब्लिश्ड, पीरियडिकल वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड एडिट बाई कॉलरिज. कौन सा पीरियडिकल जो है वो स्थापित किया गया और एडिट किया गया कॉलरिज के द्वारा? तो वो एडिट और स्थापित किया गया वॉचमैन. किसके कौन सा पीरियडिकल? तो दी वॉचमैन पीरियडिकल वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड एडिटेड बाई कॉलरिज. ना तो बी, ना गार्जियन, ना रैम्बलर, वॉचमैन. 64वां है, कैसे एंटोनियो प्लान करता है साइलॉक को, साइलॉक को कैसे प्लान करता है एंटोनियो उत्तर देने के लिए साइलॉक के इंसिस्टेंस को. इंसिस्टेंस का मतलब होता है आग्रह, अनुरोध. जो साइलॉक का आग्रह है कि पाउंड ऑफ फ्लेश, मतलब हमें मांस, 1 पाउंड मांस के कलेक्ट ही करना है. साइलॉक कहता है मुझे 1 पाउंड मांस चाहिए. तो इसको वो कैसे उत्तर देता है? तो वो कहता है विद क्वेश्चंस क्यूटनेस ऑफ स्प्राइट, मतलब बहुत शांति से उत्तर देता है, प्यार से, रीजनिंग से नहीं, बेगिंग से नहीं, वायलेंस से नहीं, एंगर और वायलेंस से नहीं, क्यूटनेस स्प्राइट से आंसर देता है, उत्तर देता है एंटोनियो. साइलॉक्स जब ये जोर देता है कि हमें हिज पाउंड ऑफ फ्लेश चाहिए, 1 पाउंड मांस चाहिए. 65वां है कि कौन ये वर्णन करता है, कौन ये व्याख्या करता है कि साइलॉक continue to pursue his bond. What explanation does Shylock give for continue to pursue his bond? कौन, क्या व्याख्या है जो साइलॉक को देती है कि वो बॉन्ड पर ही, बॉन्ड के पीछा करता रहे? तो इसमें जो है, जो ही हैड्स एंटोनियो, वो इसलिए, कौन सी ऐसी चीज जो है जिसके कारण से साइलॉक अपनी जीत पे अड़ा रहना चाहता है? तो वो घृणा करता है एंटोनियो से. ऐसा नहीं है वो लोगों के घाव करता है, घाव करने के कारण वो मांस मांग रहा है, ऐसा भी नहीं, वो अटेंशन ध्यान दे रहा, नहीं नहीं, ही हैड्स एंटोनियो, इसीलिए साइलॉक गिव फॉर कंटिन्यू टू परस्यू हिज बॉन्ड. 66वां है, वैसेनियो क्या ऑफर करता है साइलॉक को कि भैया ऐसा कर, तू छोड़ दे पीछा, जो ये बॉन्ड है इसकी बात छोड़ दे. तो इसके लिए वैसेनियो क्या देने के लिए कहता है? तो वो 6000 डुकेट्स, 3000 डुकेट्स लिए थे. वो कहता है वैसेनियो भैया 6000 डुकेट्स ले ले, लेकिन छोड़ दे इसको. तो 67वें में कहता है साइलॉक क्या करता है? एंटीसिपेशन. एंटीसिपेशन का मतलब होता है पूर्व अनुमान या संभावना के अनुसार, जजमेंट की पूर्व अनुमान में या प्रत्याशा में साइलॉक क्या करता है? तो साइलॉक कुछ स्पाइसेस, बाइज माने खरीद लेता है, कुछ मसाले हैं पहले ही मतलब खरीद लेता है, बाइज सम स्पाइसेस है, गेहूं वेहूं और चाकू वाकू नहीं खरीदता है, बाइज सम स्पाइसेस. वाह रे वाह भाई. अगला है 68वां, व्हाट इज द नेम गिवन टू द पर्सन हु कम्स टू जज एंटोनियो ट्रायल. एंटोनियो के ट्रायल को लड़ने के लिए कौन सा जज आता है? तो एंटोनियो के जज, देखिए 67 का जो हमने बाइज सम स्पाइस बताया ना, कि साइलॉक क्या करता है एंटीसिपेशन में, पूर्व अनुमान में,
जजमेंट के पूर्वानुमान में क्या करता है, तो वेट्स हिज नाइफ, अपनी चाकू को वेट्स कर लेता है, वो स्पाइस नहीं करता है। बी वाला इसमें सही है, WHETS, वेट्स है हिज नाइफ, अपनी चाकू को धार बनाने लगता है ना, कि ऐसा ही हमारी वो यही सोचता है कि निर्णय हमारे ही पक्ष में आएगा, है ना। और 60वें में कह रहा है कि कौन व्यक्ति जो है एंटोनियो का ट्रायल लड़ रहा है, तो आप सभी जानते हो उसका मुकदमा जो लड़ रहा है बाल्थजर लड़ रहा है, BALTHASAR, बाल्थजर लड़ रहा है। अच्छा, when she is disguised as Balthazar, what argument does Portia make for Shylock showing mercy? जब वो बाल्थजर के रूप में आती है तो पोर्सिया क्या बहस करती है साइलॉक से मर्सी दिखाने के लिए, तो बहस करती है मर्सी इज ए ब्लेसिंग, वो कहती है कि मर्सी एक वरदान है, इसमें दोनों लोग सही रहोगे, ये कहती है। ये नहीं कहती है कि साइलॉक का सम्मान किया जाएगा, ये भी नहीं कहती है कि ये कानून है मर्सी दिखाने का, ये भी नहीं कि साइलॉक अच्छा व्यक्ति महसूस करेगा ना, वो कहती है मर्सी इज ए ब्लेसिंग। अच्छा, फिर क्या होता है, वेसेनियो मांगता है कोर्ट से एंटेनियो सेक। व्हाट डज वेसेनियो, वेसेनियो क्या मांगता है कोर्ट से करने के लिए एंटेनियो के सेक के लिए, एंटेनियो के करने के लिए, तो कहता है बेंड दी रूल्स, वो कहता है रूल्स का बेंड मांगता है, नियम का मांगता है। ऐसा नहीं कहता है कि साइलॉक को मार दो, ऐसा भी नहीं कहता साइलॉक को पैसा दे दो, ये भी नहीं कहता साइलॉक से चाकू ले लो, वो कहता है बेंड दी रूल्स, रूल में बंधे रहो भाई, है ना, अच्छी बात है। आगे कहता है पोर्सिया कहती है साइलॉक कैन टेक हिज पाउंड ऑफ फ्लेश फ्रॉम एंटेनियो बट ही मस्ट नॉट, पोर्सिया कहती है साइलॉक ले सकते हो मांस एंटेनियो के उससे, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, तो वो कहती है स्पिल एनी ब्लड, लेकिन कोई बूंद ना गिरे खून की, स्पिल माने होता है गिरना, SPILL है। ये भी नहीं कहती स्लो करो, ये भी नहीं कहती हंसती उसके बारे में, ढींग भी नहीं हाँकती, वो कहती है कोई बूंद ना गिरे, मांस ले लो कोई बात नहीं, बूंद का तो इसमें कुछ लिखा नहीं है, जो आपने बंधन पत्र बनवाया है अग्रीमेंट, तो उसमें बूंद बूंद खून की बात थोड़ो, मांस लो लेकिन खून ना गिरे। 12वां है व्हाट विल दी स्टेट सीज ऑफ साइलॉक स्पिल से ड्रॉप ऑफ ब्लड व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग द पाउंड ऑफ फ्लेश, क्या होगा, क्या दशा होगी साइलॉक, कौन सी स्थिति पकड़ लेती है यदि साइलॉक ने खून का एक भी बूंद गिराया, तो ये जो मांस का एक पाउंड मांस काटते हुए एक भी बूंद गिरा तो क्या होगा, तो हिज एंटायर स्टेट, तो उसे पूरी विरासत स्टेट करना पड़ेगा, हैं, स्टेट सीज हो जाएगा पूरा, थोड़ा नहीं, स्टेट, उसकी चाकू नहीं, उसकी डाटर नहीं, उसका वेनेसियन सिटीजनशिप नहीं, हिज एंटायर स्टेट सीज इफ साइलॉक, सीज हो जाएगा उसका अगर चाकू से एक बूंद भी गिरा। एंटेनियो ऑफर्स टू रिटर्न हाफ ऑफ साइलॉक स्टेट ऑन दी कंडीशन साइलॉक, अच्छा एंटेनियो ऑफर देता है कि भैया ऐसी बात है, तेरा मैं आधा विरासत लौटा दूंगा, कौन सी शर्त पर, तो वो कहता है कन्वर्स टू क्रिश्चियनिटी, एंटेनियो कहता है कि अगर साइलॉक तू क्रिश्चियन बन जाओ तो मैं तुम्हारा आधा स्टेट लौटा दूंगा, तो फिर होता ही ऐसा है। फिर ए सॉन्ग और हिम ऑफ ग्रीफ, एक गीत या भजन दुख का या लैमेंटेशन का, विशेषकर इंटेंडेड टू अकम्पनी फ्यूनरल और मेमोरियल राइट्स, तो एक ऐसा गीत है, एक ऐसा दुख का भजन, ऐसा विलाप का भजन जो उस समय गाया जाता है, विशेषकर जब कोई चिता वगैरह जल रही होती है, तो उसको बोलते हैं डर्ज बोलते हैं, DIRGE, डर्ज बोलते हैं, ना बैलेट ना लिरिक ना इलॉजी, उसको बोलते हैं डर्ज। 75वां क्वेश्चन है एक कॉमिक वर्स कंपोज्ड इन इरेगुलर राइदम, एक काव्य, एक हास्य कविता जो इरेगुलर रिदम में लिखी जाती है, तो उसको बोलते हैं डॉगरेल, DOGGEREL, DOGGEREL, डॉगरेल बोलते हैं उसको, ट्रेजिडी कॉमेडी फार्स कुछ नहीं, ए कॉमिक वर्स कंपोज्ड इन इरेगुलर रिदम, तो उसको बोलते हैं डॉगरेल, DOGGEREL। 76वां कह रहा है
A short pastoral poem, usually in dialogue, on the subject of rural life and the society of uh, shepherds, depicting rural life as free from the complexity and corruption of more civilized life। कह रहा है कि एक छोटा सा पेस्टोरल पोयम है जो विशेष रूप से डायलॉग में लिखा जाता है एक रूरल लाइफ के सब्जेक्ट पर और समाज के गड़रियों पर रूरल लाइफ को डिपिक्ट करते हुए लिखा जाता है वो कॉम्प्लेक्सिटी और करप्शन मोर सिविलाइज्ड लाइफ, मतलब अधिक सभ्य जीवन की भ्रष्टाचार और कॉम्प्लेक्सिटी से एक फ्री आज़ाद गांव का जीवन, मतलब सिटी की लाइफ कोई विशेष नहीं है, गांव की लाइफ के बारे में लिखा जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्लॉग्यू बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक्लॉग्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्लॉग्यू। ए शॉर्ट पेस्टोरल पोएम यूजली इन डायलॉग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, सब्जेक्ट उसका रूरल लाइफ का होगा, सोसाइटी चरवाहों की होगी, रूरल लाइफ होगी, आज़ाद होता है वो, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी और करप्शन से, जो सभ्य जीवन होता है ना शहर का, उससे वो आज़ाद होता है। तो ये इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? एक्लॉग्यू। AECLOGUE। एलेजी नहीं बोलते हैं, कॉमिक रिलीफ नहीं बोलते हैं, इंटरल्यूड नहीं बोलते हैं, एक्लॉग्यू बोलते हैं। 77वां कह रहा है, कहता है कि दी ओमिशन ऑफ ए साउंड और सिलेबल व्हेन स्पीकिंग, कोई बोलते समय कोई जैसे एक सिलेबल, कोई सिलेबल या कोई साउंड ओमिशन कर दिया जाए, ओमिशन मतलब चूक जाओ, तो इसको क्या बोलते हैं? तो जब कोई कोई शब्द या कोई लहजा चूक जाते हो, कोई आवाज तो बोलते समय, तो इसको एलिसन बोलते हैं। ELISION। ओमिशन नहीं बोलते हैं, साइलेंट पिच नहीं बोलते हैं, इंटोनेशन नहीं बोलते हैं, एलिसन बोलते हैं। ELISION, एलिसन बोलते हैं। एलिज माने ध्वनि या वर्ड लोप हो जाना, है ना। और इसमें जो इंटोनेशन दिया गया है, तो इंटोनेशन का मतलब होता है सुर, लय, सुर है। INTONATION, इंटोनेशन बोलते हैं। और एलिसन बोलते हैं वर्ड लोप, द ओमिशन ऑफ ए साउंड और सिलेबल व्हेन स्पीकिंग, तो एलिसन। 78 है, द एक्ट ऑफ लिविंग आउट ए वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम ए सेंटेंस deliberately when the meaning can be understood without them। कह रहा है कि एक शब्द छोड़ते हुए, ये जो शब्द छोड़ने का कार्य होता है, या वाक्य से शब्द डेलिबरेटली, मतलब अनिच्छा से, व्हेन द मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड विदाउट देम, तो इनके बगैर कैसे अर्थ समझा जाता है? तो इनके बगैर अर्थ जो है एलिप्सिस होता है। एलिप्सिस माने अंडा का, है ना। तो जब कोई शब्द छूट जाता है तो उसको जो है कैसे समझा जाता है? तो अंडाकार बना दिया जाता है, एलिप्सिस। तो ये तो 78वां क्वेश्चन हो गया। 79 है, कह रहा है द एक्ट ऑफ करेक्टिंग। 79 है, एक्ट ऑफ करेक्टिंग या इम्प्रूविंग ए टेक्स्ट या चेंज मेड टू करेक्ट और इम्प्रूव ए टेक्स्ट, मतलब सही करने का कार्य, या कोई लिखा हुआ है टेक्स्ट है तो उसको शुद्धिकरण करने का कार्य। अगर कोई इम्प्रूव किया जाए टेक्स्ट तो उसको क्या बोलेंगे? तो 79 में बोलेंगे, इसका सही हो जाएगा 79 का रिप्रेशन। क्या हो जाएगा? सॉरी, रिप्रेशन नहीं, इमेंडेशन। EMENDATION, इमेंडेशन, संशोधन जिसको बोलते हैं। AMINATION, ये नहीं होगा एमिनेशन। एमिनेशन भी होता है संशोधन, लेकिन ये नहीं होगा ना। रिकम्बडेशन होगा, रिकम्बडेशन माने अनुशंसा समझौता होता है। RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन भी नहीं होगा। अमेंडमेंट भी नहीं होगा, AMENDMENT, अमेंडमेंट माने संशोधन भी नहीं होता। इमेंडेशन होगा, EMENDATION। 80 क्वेश्चन कहता है एबिलिटी टू शेयर समवन एल्स फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस बाय इमेजिंग व्हाट इज वुड बी लाइक टू बी इन दैट पर्सन सिचुएशन,
मतलब ये जो योग्यता होती है कि किसी व्यक्ति की फीलिंग्स को, किसी व्यक्ति के अनुभव को कल्पना के द्वारा शेयर करना, जो उसे पसंद है, जो व्यक्ति की स्थिति है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एपिग्राफ। क्या बोलते हैं? एपिग्राफ। इसको बोलते हैं एपिग्राफ। एपिग्राफ का मतलब क्या होता है? एपिग्राफ वही होता है, मतलब जो व्यक्ति की भावनाओं के अनुसार कल्पना के आधार पर उसके बारे में बातचीत करना, है ना। एपिग्राफ हो गया। एपिग्राफ नहीं होगा, इसमें हो जाएगा 80 वाले में सही होगा, एम्पैथी होगा। एम्पैथी माने समानुभूति या हमदर्दी या संवेदना, मतलब उस व्यक्ति की सिचुएशन में जो उसे पसंद होना चाहिए वैसी कल्पना करना, अनुभव करना किसी व्यक्ति के। द एबिलिटी टू शेयर समवन्स एल्स फीलिंग्स और एक्सपीरियंस। योग्यता, काहे की योग्यता? शेयर करने की किसी व्यक्ति के फीलिंग्स और एक्सपीरियंस के, इमेजिंग कल्पना के आधार पर जो उसे पसंद हो दैट पर्सन, तो इसे एम्पैथी बोलते हैं ना, सहानुभूति या हमदर्दी। एपैथी नहीं बोलते हैं। अपैथी मतलब होता है उदासीनता या निठुराई। APATHY, इसके माने निठुराई या बेपरवाह। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। सिंपैथी तो आप जानते हो, दया सहानुभूति। और एंटीपैथी का मतलब घृणाचीड़। एंटीपैथी में घृणाचीड़। 81वां कह रहा है, एक ऐसा स्पीच जो काव्य में अक्सर दिया जाता है किसी श्रोता को संबोधित करते हुए एक्टर के द्वारा नाटक की शुरुआत में, मतलब ऐसा एक स्पीच जो काव्य में अक्सर दिया जाता है और खास करके ऑडियंस को संबोधन करते हुए किसी एक्टर के द्वारा नाटक की शुरुआत में। तो नाटक की शुरुआत में जब आएगा तब ऑटोमेटिक एपिग्राफ हो जाएगा। नहीं, प्रोलॉग्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोलॉग्यू। PROLOGUE। एपिग्राफ पूरा लेख होता है, आदर्श वाक्य होता है, शिलालेख होता है, मतलब कोई बहुत अच्छा वाक्य हो, एपिग्राफ। EPIGRAPH। प्रोलॉग्यू का मतलब होता है शुरुआत, आरंभ, परिवर्तन, तो ये प्रोलॉग्यू ही होगा। टेलीग्राफ जानते हो, कोई तार यंत्र या टेलीग्राफ। ऑटोग्राफ हस्ताक्षर, 100 अक्षर ये होता है, तो सही होगा प्रोलॉग्यू। एक ऐसा स्पीच जो काव्य में होता है, विशेष अक्सर काव्य में ही होता है, श्रोताओं को संबोधित करते हुए एक्टर के द्वारा नाटक की शुरुआत में दिया जाए। अगला 82वां क्वेश्चन कहता है एन इनस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख या उत्कीर्ण अभिलेख। तो एक इनस्क्रिप्शन कब्र पर हो या किसी ग्रेव पर हो, मेमोरी ऑफ द वन ब्यूरिड देयर, मतलब किसी व्यक्ति की जो उस कब्र में गड़ा हुआ है या जिस उस कब्र में जो वेरिड किया गया है, गाड़ा गया है, तो उसकी याद में उसकी कब्र पर कुछ इनस्क्रिप्शन शिलालेख जो गोदा जाता है, उसको क्या कहते हैं भाई? अजीब अजीब क्वेश्चन है। तो उसको एपिटैफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिटॉफ। स्मारक, समाधि लेख उसको बोलते हैं ना। अब इनस्क्रिप्शन तो नहीं होगा, इनस्क्रिप्शन माने शिलालेख होता है ना। ट्रांसफर्ड एपिथेट भी नहीं होगा। एपिथेट, वो ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब बात ही अलग है, वो तो फिगर ऑफ स्पीच है। एपिग्राफ भी नहीं होगा, वो तो पूरा लेख होता है, आदर्श वाक्य होता है, शिलालेख होता है, लेकिन उसमें ये नहीं होता है कि ये किसी मरे हुए व्यक्ति कब्र पे, कब्र वाला एपिटैफ ही होता है। EPITAPH। और वो एपिग्राफ था, 81 वाला एपिग्राफ था, उसमें मतलब किसी की भावनाओं को खोदना गढ़ना नहीं। तो वो एक स्पीच जो होता है ना, प्रोलोग्यू, नाटक की शुरुआत में, यहाँ पे किसी की कब्र पर है, तो इसमें हो जाएगा आपका एपिटैफ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। कह रहा है एक गीत या कविता जो दुल्हन के सम्मान में गाई जाए या दूल्हे के सम्मान में गाई जाए, या कह दिया जाए सेलिब्रेटिंग ए मैरिज, शादी का सेलिब्रेट करने के, तो उसको बोलते हैं एपिथैल्मियम। EPITHALAMIUM। एपिथैल्मियम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिथैल्मियम। वेडिंग लिरिक नहीं बोलते हैं, प्रोथैल्मियम नहीं बोलते हैं, मैरिटल लिरिक नहीं बोलते हैं,
मैरिटल लिरिक की तो बात ही अलग है, वो एक शादी गीत होता है, सिंपल सी मैरिज कहीं भी गा सकते हो। लेकिन ये जो सॉन्ग या पोएम गाई जाती है सम्मान में दुल्हन दुल्हन की, तो उसको एपिथैल्मियम बोलते हैं। 84 एक कौन सा मोमेंट सबसे महान मोमेंट है मानवता के इतिहास में? तो सबसे महान जो मोमेंट है वो रिनेसा मोमेंट है। रिनेसा मोमेंट इज द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। रिफॉर्मेशन मोमेंट ये भी नहीं, मेटाफिजिकल मोमेंट ये भी नहीं, रिलीजियन मोमेंट ये भी नहीं, सबसे महान अगर कोई मोमेंट है रिनेसा मोमेंट। किसमें? हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। कौन सा मोमेंट लोगों को कॉन्सियस ऑफ देयर ओन पावर, अपने पावर को जगाने, चेतना जगाने की लोगों को बनाता है, जगाने वाला बनाता है, वो रिनेसा मोमेंट। और इसीलिए ये अच्छा है, लोगों की चेतना जगाता है, कॉन्सियस मतलब सतर्क, जागरूक करता है रिनेसा मोमेंट। और जब आप चेतना आपकी जाग जाएगी तो फिर सारे मोमेंट चल जाएंगे। टू विच पीपल, 86वां क्वेश्चन है, विच पीपल वर डोमिनेटेड बिफोर रिनेसा मोमेंट। कौन से लोग डोमिनेटेड किए जाते थे, कौन से लोग पथभ्रष्ट हो गए, किसके रिनेसा मोमेंट के आगे बेकार हो गए? तो जो सुपरस्टिशन, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, उनको बड़ा सदमा लगा इससे। ट्रेडिशन, परंपराएं की नहीं, नॉलेज तो बढ़ेगा ही इससे, रिचुअल्स भी बढ़ेगा। कौन लोग? सुपरस्टिशन जो है, लोग जो अपने सर्वश्रेष्ठ लोग थे, जो अपने आप को समाज में श्रेष्ठ मानते थे, वो डोमिनेट किए गए। किसके? रिनेसा मोमेंट। अच्छा, रिनेसा के पहले व्यक्ति जो है मेरली प्यूपेट्स, कठपुतली था। किसके हाथ की कठपुतली था जब रिनेसा नहीं आया था? तो डिस्टिनी के भरोसे जी रहा था, गॉड के भरोसे जी रहा था, फेट के भरोसे जी रहा था। रिनेसा जब आया, ना तो गॉड रहा, गॉड रहा लेकिन ऐसा नहीं है गॉड को ठेका दे दिया हो, डिस्टिनी भी, भाग्य भी नहीं रहा, फेट भी नहीं रहा। तो ये सभी चीजें थी। तो इन रिनेसा के पहले सभी लोग ऐसे ही प्यूपेट्स, PUPPETS, पीपट्स माने कठपुतली बने हुए थे, अधीन थे किसके? भाग्य, ईश्वर, डिस्टिनी। अच्छा, किस सेंचुरी में रिनेसा इंग्लैंड में जन्म लिया? तो रिनेसा जो है वैसे इटली से शुरुआत हुआ, लेकिन 15वीं शताब्दी के मध्य से रिनेसा ने इंग्लैंड में जन्म लिया। एक सेंटेंस है, उसको आप कंप्लीट करिएगा। द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। ट्रेजिक हीरो के भाग्य का रिवर्सल, दोबारा से उसका भाग्य पलटे, तो उसको बोलते हैं पेरीपेटिया। PERIPETEIA, पेरी। कैथरसिस नहीं बोलते हैं, एपिस्टिल नहीं बोलते हैं, पोइसिस नहीं बोलते हैं, पेरीपेटिया बोलते हैं, PERIPETEIA। अच्छा, एक लाइन दी गई, कुटेस दिया गया है। ये लाइनें किस ट्रेजेडी के बारे में है? द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड कैरेक्टर होल्ड्स द सेकेंड प्लेस। प्लॉट तब पहला प्रिंसिपल सिद्धांत है, जो ट्रेजेडी की आत्मा है, और कैरेक्टर जो है वो दूसरा प्लेस रखता है। पहले स्थान पर प्लॉट है, जो आत्मा है ट्रेजेडी की, दूसरा स्थान कैरेक्टर रखता है। ये कहने वाले जो हैं वो हैं एरिस्टोटल। ये कौन ट्रेजेडी के बारे में कहता है? अरस्तु कहते हैं। 91वां है, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो ये कहने वाले जो हैं वो अरस्तु ही हैं कि ट्रेजेडी एक इमिटेशन है एक्शन की, दैट इज सीरियस, वो गंभीर हैं, कंप्लीट हैं, एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड है, वो एक निश्चित मैग्नीट्यूड है। ये अरस्तु की परिभाषा है ट्रेजेडी के बारे में। अच्छा, मॉरलिटी प्लेज कब लिखे जाते थे? तो आप सभी लोग जानते हैं, मॉरलिटी प्लेज जो हैं वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में लिखे गए। मॉरलिटी प्लेज 15वीं और शताब्दी से। ऑरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डिकॉन्स्ट्रक्शन, डिकॉन्स्ट्रक्शन का ऑरिजिनेटर, उत्पत्तिकर्ता, और नाम रखने वाला कौन था? तो डिकॉन्स्ट्रक्शन, DECONSTRUCTION, डिकॉन्स्ट्रक्शन का ऑरिजिनेटर और नाम रखने वाला जैक्यूज डेरिडा था। JACQUES, डेरिडा, DERRIDA। अच्छा, कब शब्द की आवाज एक जैसी लगती है? रिसेंबल द मीनिंग में, इट डिनोट्स द फिगर ऑफ स्पीच, मतलब
जब शब्द की आवाज अर्थ के रिसेम्बल लगती है तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? तो ये फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमैटोपिया। मतलब उसकी आवाज ही अर्थ लगती है तो ओनोमैटोपिया, ओनोमैटोपिया उसको बोलते हैं। अच्छा, सुरों का रिपीटेशन हो, स्वर की आवाज का पुनरावृत्ति हो किसी सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, मतलब नियर नियर पास पास वाले शब्दों में सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स में साउंड की आवाज की पुनरावृत्ति हो, मतलब स्वर की पुनरावृत्ति हो, स्वर की आवाज की पुनरावृत्ति हो, वोवेल साउंड की पुनरावृत्ति हो, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एसोनेंस, ASSONANC, एसोनेंस बोलते हैं। एसोनेंस, ना रिदम बोलते हैं ना कौशुरा, ये तो रुकने की लाइन बोलते हैं, ना राइम बोलते हैं, एसोनेंस बोलते हैं, ASSONANC। 96वां, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली? सिमली, इम्प्लाइड सिमली किसे बोलते हैं? तो इम्प्लाइड सिमली बोलते हैं मेटाफॉर को। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था। कब हुआ था? हैं? तो तुम सभी जानते हो 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। अच्छा, बैप्टाइज कब विलियम शेक्सपियर किया गया? सभी जानते हो 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज किया गया। और शेक्सपियर जब खत्म हुआ तब डेट थी 23 अप्रैल 1616 को। हैं? ये तो डेट जानते ही होगे तुम। अब फिर 101 क्वेश्चन कह रहा है इसका, माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन, इसका पैसिव वॉइस बना दो, तो एक बार ये आ चुका है, तो इसका हो जाएगा आई वाज बीइंग टेकन टू प्रिजन बाय माई कैप्टर्स। 102 कहता है करेक्ट सेंटेंस पहचान ले भैया, तो ये भी सेंटेंस आ चुका है, तो प्रीफरेबल के साथ में टू यूज होगा, तो सेंटेंस हो जाएगा दिस इज प्रीफरेबल टू दैट, होगा ना देन लगे ना फ्रॉम लगे, टू लगे। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट, तो वी आर नाउ कॉन्फिडेंट के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ लगे और कुछ लगे ही ना। लेट मी एक्यूंट हिम, तो एक्यूंट पहचान परिचय, तो हम लगवा चुके हैं इसमें विद द टॉपिक, है विद द टॉपिक, लेट मी एक्यूंट हिम विद द टॉपिक। डू नॉट क्यूरल, तो ये भी आप लोग कर चुके हो, डू नॉट क्यूरल विद योर नेबर्स। 160वां है इफ यू गो आउट, तो इसमें हो जाएगा आई शैल वॉच, जब एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो दूसरा फ्यूचर में। 107वां क्वेश्चन कहता है इंडस्ट्रियस के स्थान पर भर दो भैया, तो इंडस्ट्रियस माने मेहनती, डिलीजेंट माने मेहनती, ये भी आ चुका है। 108 में हमने बताया था टीचिंग पोट्री दी एम्फेसिस इज लेड ऑन, जो टीचिंग मतलब कविता पढ़ने में जोर दिया जाता है किस पर? तो मैंने बताया था ना स्ट्रक्चर पर, ना ग्रामर पर, ना वोकाबुलरी पर, एप्रिसिएशन पर, प्रशंसात्मक शब्दों पर ध्यान दिया जाता है, कैसे उसने शब्दों का चुनाव किया। ए सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, औरतों के जो रोड़ा हैं उनका सपोर्टर करने वाला व्यक्ति जो है वो फेमिनिस्ट कहलाता है। आदतें वैसी औरतों जैसी आ जाएं तो इफेमिनेट कहलाता है, और आदतें आ जाएं और उसकी त्वचा भी वैसे कोमल हो तो फेमिनाइन कहलाता है, तो यहाँ पे होगा फेमिनिस्ट। द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल देन दोज, होगा भैया क्या होगा? दोज ऑफ मैसूर। आई विश के साथ में आई वर डेट लगेगा, चाहे एक वचन हो करता चाहे बहुवचन, आई विश लगा है तो फिर आई हो चाहे ही हो वर ही लगेगा। 112वां कह रहा है कि सी रैन फास्ट इन दी टूर्नामेंट, तो फास्ट एडवर्ब है भैया, यही पूछ रहा है इसमें। दी मीटिंग, मीटिंग हमने बताया था जब समाप्त होगी ना स्टॉप्ड लगेगा ना क्लोज्ड लगेगा ना फिनिश्ड लगेगा, कॉन्क्लूडेड लगेगा। द मीटिंग कॉन्क्लूडेड विद ए वोट ऑफ थैंक्स। 114वां कह रहा है आल्दो ही इज ब्लाइंड ही इज वेरी फास्ट कैलकुलेशन, यद्यपि वो अंधा है लेकिन फिर भी बहुत तेज कैलकुलेशन, तो फास्ट के साथ में लगेगा एट, फास्ट एट। प्रॉपर को अपोजिट मीनिंग देने के लिए इम लगता है, इम प्रॉपर, और ये है नहीं यहाँ तो फिर ये नन ऑफ द अबव हो जाएगा। 116वां कह रहा है कि एक प्राकृतिक क्रम क्या है किसी भाषा को सीखने के लिए? हमने बताया था पहले सुनो फिर बोलो फिर पढ़ो फिर राइटिंग करो, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्रयोग किया जाता है, किसको वर्गीकृत किया जाता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में?
तुम जानते हो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया जाता है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। 119वां कह रहा है द मेन एम ऑफ यूजिंग डायरेक्ट मेथड इज टू एनेबल द लाइसनर टू गेट मास्टरी इन द यूज ऑफ, तो इसमें हो जाता है फॉरेन लैंग्वेज। ये जो डायरेक्ट मेथड होता है ना, ये योग्य होता है सुनने वाले को मास्टरी हासिल करा देता है। किसमें? विदेशी भाषा के लिए डायरेक्ट मेथड बहुत है। स्ट्रक्चरल अप्रोच लिसनर को क्या प्राप्त कराता है? देखो डायरेक्ट मेथड आप मास्टर हो जाएंगे फॉरेन लैंग्वेज में, ट्रांसलेशन मदर टंग ग्रामर वो तो एक अलग बात है, उसमें नहीं, फॉरेन लैंग्वेज में। लेकिन 120वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच में आप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के मास्टर बन जाएंगे। किसके? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के। इंग्लिश इज नॉट ए फोनेटिक लैंग्वेज, इसका अर्थ ये है कि इंग्लिश एक फोनेटिक भाषा नहीं है। इसमें प्रोनाउंस सिमिलर होता है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड इज नॉट सम टोटल ऑफ द साउंड्स ऑफ लेटर, जितने लेटर की आवाज होते हैं उनकी सबकी आवाज नहीं आती, इसलिए फोनेटिक भाषा नहीं है। इंग्लिश में कितने हैं? तो 12 वोवेल हैं, 8 डिप्थोंग्स हैं यानी संयुक्त स्वर हैं, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात कर रहे हैं। 12 स्वर साउंड्स, 8 डिप्थोंग्स संयुक्त स्वर, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। और 123वां कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंड राइटिंग की, तो देखो डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए, विशिष्टता, सिंपलसिटी होनी चाहिए, साधारणता, स्पीड भी होनी, लेकिन लाउडनेस नहीं होना चाहिए। मेन पर्पज ऑफ टीचिंग पोट्री, मेन पर्पज टीचिंग पोट्री का होता है एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन, शक्ति कल्पना की उजागर हो, एस्थेटिक भाव आए, बाकी राइटिंग स्किल, वोकाबुलरी, लैंग्वेज ये कुछ नहीं है। और इस प्रैक्टिस सेट तीसरे का अंतिम जो है क्वेश्चन वो है, ये तो सब वही क्वेश्चन लौट के आ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंपोजिशन इन इंग्लिश, तो कौन सा एग्जाम्पल फ्री कंपोजिशन इंग्लिश में नहीं है? वो है पिक्चर कंपोजिशन। बाकी स्टोरी राइटिंग, एसे राइटिंग, पोट्री राइटिंग सब है। ठीक है, धन्यवाद।